चलिए ध्यान दीजिएगा। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे क्या, समानांतर पट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा निकाल चुके थे। तो पढ़े थे क्या कि अगर कोई सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिस पैरेलल प्लेट में प्लेट का एरिया है अगर ए, और इस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है डी, अगर इस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, इसका एरिया है ए, और इसके बीच में जो है या तो निर्वात है माध्यम, या तो क्या है, हवा है। अगर ये दो चीज है, हाँ ले सकते हैं। प्लेट कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, एरिया जितना छोटा, क्या बोले, ले सकते हैं। कल आप आए थे तो कल बोले थे ना कि प्रभावी तभी होता है जो कॉमन रीजन होता है। जैसे मान लीजिए एक ये है, एक ये है, ठीक ना। देखिए क्या बोले थे आपको कि अगर एक बड़ा एक छोटा रहे या ऊपर नीचे रहे, तो संधारित्र में केवल यही प्रभावी क्षेत्र होता है जो दोनों में कॉमन है, ठीक ना। यही क्षेत्र क्या होगा, प्रभावी क्षेत्र होगा। छोटा बड़ा अगर रहेगा, मान लो ये एक बड़ा सा है और ये एक छोटा सा है, तो संधारित्र इतना दूर ही होगा, इधर वाले का कोई काम नहीं रहेगा, ठीक ना। इसीलिए हमेशा बात करेंगे हम लोग किस चीज का, बराबर क्षेत्रफल का ही। तो आपको क्या बोले थे लास्ट दिन, कि बोले थे क्या कि यदि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और उसके बीच की दूरी अगर डी है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता था सी, इसकी जो धारिता होती थी ये कितना होती थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना, डी। ये इसकी कैपेसिटेंस होती थी। अब देखो, अगर हम लोग बात करें किस चीज की, परमिटिविटी की, अगर हम लोग बात करें किस चीज की, परमिटिविटी की, तो परमिटिविटी जो तुम्हारा एयर का है, वो एयर का तुम लोग कितना लिखते हो, एप्सिलॉन नॉट लिखते हो, जिसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 करके निकालते हो। और अगर अगर दोनों प्लेटों के बीच में हवा है तो हम लोग हवा का परमिटिविटी रखे हुए हैं, ठीक ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस दोनों प्लेटों के बीच में हम कोई सा दूसरा माध्यम डाल दें, तो माध्यम तो ऐसा डालना है जो कंडक्टिंग नहीं हो, चालक नहीं हो, कुचालक माध्यम हो। इस दोनों के बीच में कैसा सेपरेशन है, परिभाषा में ही क्या लिखा हुआ है कि दो प्लेट एक दूसरे से विद्युत रोधी माध्यम के द्वारा क्या हो, सेपरेट हो, है ना। तो दोनों के बीच में जो माध्यम रखना है वो कैसा माध्यम रखना है, हमेशा विद्युत रोधी माध्यम। तो अब ये विद्युत रोधी माध्यम अगर हम लोग इस दोनों प्लेटों के बीच में रख देंगे तो क्या होगा, देखो। तो यदि यदि क्या करेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई विद्युत रोधी माध्यम रख दिया जाए, कोई विद्युत रोधी माध्यम रख दिया जाए, कोई विद्युत रोधी माध्यम रख दिया जाए, हम क्या कर रहे हैं, अब इसके बीच में कोई सा विद्युत रोधी माध्यम रखने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि विद्युत रोधी माध्यम का जो परमिटिविटी होती है, जो विद्युतशीलता होती है, ये विद्युत रोधी माध्यम का का विद्युतशीलता, आप बोलिए इसको, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। याद यही रहता है आपको, परमिटिविटी, ठीक ना। तो जो परमिटिविटी होता है, और इस परमिटिविटी में भी आप बात करिए आपेक्षिक की, जो आपेक्षिक परमिटिविटी होता है इसका, ठीक ना, जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी का अगर आप बात करेंगे, तो ये जो इसका रिलेटिव परमिटिविटी होगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी होगा कितना, इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन आर, ये ग्रेटर देन 1 होता है, एक से ज्यादा। और चालक पदार्थ का जो होता है वो क्या होता है, एक से कम। तो अगर कोई विद्युत रोधी माध्यम हम कैपेसिटर के बीच में डाल दें, आपको पता है कि ये एप्सिलॉन आर जो डिफाइन है वो कितना, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट,
यहाँ से देखिए अगर हम लोग एप्सिलॉन एम लिखेंगे तो ये कितना लिखेंगे, एप्सिलॉन आर इंटू कितना, एप्सिलॉन नॉट। और इसी एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। अब सोचिए कि अपने पास अगर एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में हम लोग क्या करें, इस कैपेसिटर में क्या करें कि हम लोग इस दोनों प्लेटों के बीच में एक ऐसा माध्यम भर दें, इस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तय है कि इस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी, और इसका क्षेत्रफल कितना है, ए। तो अगर हवा था इसके बीच में, अगर हवा था इसके बीच में, तो हवा था तो क्या था, और कोई माध्यम अगर हम इसमें भर देंगे तो क्या होगा, इसको जरा सा देखो, ये है एक कैपेसिटर और ये है एक दूसरा कैपेसिटर। इसमें हम लोग रखे थे क्या दोनों के बीच में, इसमें दोनों कैपेसिटर के बीच में रखे थे क्या, निर्वात या हवा। तो जब निर्वात रखे थे भाई, तो निर्वात रखे थे तो इसका कैपेसिटेंस कितना लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना। लेकिन अगर इसके माध्यम में, इसके बीच में हम क्या करें, हम कोई सा माध्यम भर दें जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो, एप्सिलॉन आर हो, और इस मीडियम का जो परमिटिविटी हो वो कितना हो, एप्सिलॉन एम हो, तो ध्यान से देखिएगा कि इसका जो कैपेसिटेंस आप लिखिएगा सी डैश, इसका जो कैपेसिटेंस आप लिखिएगा वो माध्यम रख दिए, तो यहाँ हवा था तो हवा का परमिटिविटी रखे थे, यहाँ माध्यम रख दिए तो क्या करेंगे, माध्यम का परमिटिविटी रखेंगे ए और बाई कितना, डी। और आप जानते हैं कि एप्सिलॉन एम का जो वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन आर इंटू कितना, एप्सिलॉन नॉट। आप ध्यान से देखिए कि जब इसमें आप ये वैल्यू रखिएगा, तो ये वैल्यू रखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये निकल के आएगा क्या, सी डैश। और ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाला जो टर्म है ये सी है ना, इसका मतलब जो सी डैश मिल रहा है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या मिल रहा है। अब देखो कि इसके बीच में अगर कोई विद्युत रोधी माध्यम रख दे रहे हो, तो पहले ही जानते हो कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, एक से ज्यादा होता है। किस चीज के लिए, विद्युत रोधी माध्यम के लिए, कुचालक पदार्थ के लिए। तो एक से ज्यादा से किसी चीज में जब गुना करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो बड़ा मिलेगा कि छोटा मिलेगा, और बढ़ जाएगा। मतलब अगर इस दोनों प्लेटों के बीच में हम कोई विद्युत रोधी माध्यम रख देते हैं तो इसकी जो है सुधारिता और बढ़ जाती है, कितना गुना, एप्सिलॉन आर गुना। बोलो, एप्सिलॉन एम इसका परमिटिविटी है और एप्सिलॉन आर इसका रिलेटिव परमिटिविटी है, जो एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये सब कूलॉम्स लॉ में पढ़ चुके हैं भाई, है ना। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन एम क्या है, ये सब यहाँ का चीज नहीं है, ये सब कूलॉम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई विद्युत रोधी माध्यम रख रहे हैं तो इसका धारिता क्या हो रहा है, उसके रिलेटिव परमिटिविटी के गुना क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में, मतलब क्या कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में अगर आप, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई विद्युत रोधी माध्यम रख रहे हैं, विद्युत रोधी माध्यम के रखने से, माध्यम के रखने से उसका धारिता जो है, उसका धारिता जो है वो, उसका धारिता कितना गुना बढ़ जाता है, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या, कि भाई हवा था तो हवा का परमिटिविटी रखे, इसके बीच में कोई हम माध्यम रख दिए, कैसा माध्यम, विद्युत रोधी माध्यम। ये विद्युत रोधी माध्यम क्या क्या हो सकता है, विद्युत रोधी माध्यम है लकड़ी, विद्युत रोधी माध्यम है क्या, प्लास्टिक, विद्युत रोधी माध्यम है क्या, कागज। ये सब चीज अगर आप रख देंगे इसके बीच में तो इसका धारिता और क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों कि क्या, हाँ शुद्ध जल भी रख सकते हैं आप, शुद्ध जल भी रख सकते हैं, कोई भी विद्युत रोधी माध्यम आप इसके बीच में रख सकते हैं। अब वो जितना स्ट्रांग विद्युत रोधी माध्यम रहेगा उतना ज्यादा उसका रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगा, और रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा उसका धारिता उतना अधिक क्या होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हमको चाहिए था क्या कि ऐसा छोटा कैपेसिटर हो जिसका धारिता क्या हो, बहुत अधिक हो। तो जो गोलीय संधारित्र था आपका, स्फेरिकल कैपेसिटर था, उसमें साइज बढ़ा रहे थे तब उसका धारिता क्या हो रहा था, कैपेसिटेंस बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो इसका धारिता क्या हो रहा है, अभी भी हमको डिस्टेंस कम करके मन नहीं भरा था, हमको चाहिए था और धारिता।
तो हम क्या सोचे कि इसके बीच में हवा है तो धारिता इतना मिल रहा है। अगर कोई इसके बीच में विद्युत रोधी माध्यम भर दिया जाए, कोई हैवी मीडियम, लकड़ी भर दो, प्लास्टिक भर दो, कोयला भर दो, कुछ भी भर दो, जिससे होकर के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो, तो ऐसे माध्यमों का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है, ये क्या होता है, एक से ज्यादा। और एक से ज्यादा विद्युतशीलता जब हो रहा है तो हम लोग देखिए क्या कि इसका कैपेसिटेंस जो है सो एप्सिलॉन आर गुना क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब जितना इसका रिलेटिव परमिटिविटी रहेगा उतना गुना धारिता और क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डालने से भी इसका कैपेसिटेंस क्या हुआ, बढ़ा है। तो ये अपने लिए काम का चीज था, फायदेमंद चीज था। इसीलिए आप जनरली देखेंगे क्या कि जितने भी कैपेसिटर होते हैं उसके बीच में आप देखिएगा कि पॉलीथीन रोल करके भरा हुआ रहता है। आप घर पे जाकर के तोड़ के देखिएगा, कोई खराब कैपेसिटर हो तो ज्यादा महंगा आता भी नहीं है, 20 25 30 रुपए का आता है। तो कंडेंसर को तोड़िएगा, इसी को तोड़ दें सर, इसी को तोड़ने का सोच रहे हो, नहीं, ये अपना प्रॉपर्टी है, इसको नहीं तोड़ने का। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि मीडियम रखेंगे तब। अब देखो कि मन में आ रहा है क्या सवाल कि सर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर अलग तरह का मीडियम रखें या नीचे अलग तरह का, नीचे कोयला भर दें ऊपर लकड़ी भर दें, नीचे प्लास्टिक भर दें ऊपर लकड़ी भर दें, या आधा इधर प्लास्टिक भर दें आधा इधर लकड़ी भर दें। अलग अलग तरह का माध्यम अगर हम लोग भरेंगे तो कैसे इसका परमिटिविटी निकाला जाएगा, ये भी चीज अपने सिलेबस में पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, कैपेसिटर का समायोजन। ठीक ना। तो संधारित्रों के समायोजन में 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा क्या, प्रतिरोधों का समायोजन। तो जिसमें दो तरह का समायोजन पढ़े होइएगा, एक समांतर क्रम समायोजन और एक श्रेणी क्रम समायोजन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोगों को वही पढ़ना है क्या कि ये देख रहे हैं कि अगर दोनों कैपेसिटर के बीच में कोई विद्युत रोधी माध्यम भर रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर इस दोनों कैपेसिटर के बीच में अलग अलग तरह का माध्यम भरे, हम अलग अलग तरह का माध्यम भरें तो किस तरीके से काम करना है, इसको सीखने के लिए हमको क्या सीखना पड़ेगा, संधारित्रों का समायोजन। दो तरह का समायोजन पढ़ना है, एक पढ़ना है श्रेणी क्रम समायोजन और एक क्या पढ़ना है, समांतर क्रम समायोजन। तो आप देखिए कि जो संधारित्र है, कोई भी संधारित्रों का समायोजन, कि एक से दूसरे को जब हम लोग जोड़ेंगे तो नेट पर क्या असर पड़ेगा, ये चीज देखना है। और इसमें आपको पहला क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है श्रेणी क्रम समायोजन। क्या पढ़ना है, श्रेणी क्रम समायोजन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो भाई क्या पढ़े हुए हैं कि कोई भी कैपेसिटर होगा, ध्यान देना, कोई भी कैपेसिटर होगा तो इस कैपेसिटर का दो टर्मिनल होगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर उतना ही नेगेटिव चार्ज। इससे हम तार जोड़ेंगे और इससे हम तार जोड़ेंगे, ठीक ना। इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस गिवन रहेगा जो इस संधारित्र के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम समायोजन में आप पढ़े होंगे क्या, श्रेणी क्रम समायोजन में आप क्या पढ़े होंगे कि यदि दो संधारित्र जो है तो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हो कि एक का जो है इस तरह से जुड़े हुए हो कि जो एक का है एक टर्मिनल दूसरे के दूसरे टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ रहे। एक का एक टर्मिनल क्या रहे, दूसरे के दूसरे टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ रहे। कुछ इस तरीके से, कैसे, जैसे मान लीजिए कि अपने पास जो ये दो संधारित्र है, एक का ये टर्मिनल और दूसरे का ये टर्मिनल दूसरे वाले के पहले टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहेगा। इसका ये टर्मिनल दूसरे वाले के इस टर्मिनल से क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। ये तीन तरह का जो है सो कैपेसिटर है अपने पास, तीन अलग अलग कैपेसिटर है जो एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तीनों अलग अलग कैपेसिटर है तो तीनों का धारिता भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मान लीजिए भाई साहब कि इसका धारिता जो है वो है C1, इसका धारिता जो है वो है कितना, C2, और इसका जो धारिता है वो है कितना, C3। अब आप बताइए कि ये कैपेसिटर शुरू में चार्ज था क्या, शुरू में ये चार्ज नहीं था। तो जब शुरू में ये चार्ज नहीं था तो मान लीजिए कि अगर हम इस पर प्लस Q डालें, धारिता का परिभाषा ये कहता है कि अगर हम इस पर प्लस Q डालें तो इस पर उतना ही माइनस Q आएगा, आएगा कि नहीं। और ये तार से जुड़ा हुआ है, शुरू में इस पर कोई आवेश नहीं चाहिए हमको, कुल आवेश कितना चाहिए, 0। तो अगर इस पर माइनस में आवेश है तो इस पर कैसा आवेश होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। मतलब इस पर माइनस Q है तो इस पर कितना आवेश होगा, फिर इस पर अगर माइनस Q है तो इस पर कितना आवेश होगा,
और इस पे अगर प्लस क्यू है तो इस पे कितना होगा, तुम देख लो कि कुल आवेश इस सिस्टम में क्या है, 0। मतलब कि किसी भी संधारित्र पर अगर आप बात करेंगे तो ये दोनों प्लेट न्यूट्रल तभी रहेगा जब इस पर माइनस क्यू है तो इस पर कितना रहे, प्लस क्यू रहे। बात समझ में आ रहा है। अब इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं कि एक बैटरी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिस बैटरी के बारे में आपको दिया रहेगा कि इस बैटरी का विभव कितना है, इस बैटरी का विभव कितना है ये आपको दिया हुआ रहेगा। और इस बैटरी के विभव से जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने से क्या मिलेगा, ये देखिए, ये मान लीजिए ये है, और यहाँ पर हम लोग एक सेल लगा रहे हैं जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसका विभव कितना, भी। बात समझ में आ रहा है। तो समांतर क्रम समायोजन में आपको इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है क्या, कि समानांतर क्रम समायोजन में क्या रहेगा भाई, कि किसी भी संधारित्र का एक सिरा दूसरे संधारित्र के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ रहेगा, फिर अगला सिरा उसके अगले से जुड़ा हुआ रहेगा, फिर अगला सिरा उसके अगले से, और इस तरीके से एक सीरीज चलता रहे। मतलब आदमी का लाइन बना है, मेरा हाथ कोई दूसरा पकड़ा है, उसका दूसरा हाथ कोई दूसरा पकड़ा है, और इस तरीके का जो समायोजन है, इस तरीके के समायोजन को हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम समायोजन कहेंगे। और श्रेणी क्रम समायोजन में आप देखिए कि प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश है वो क्या है, एक समान है। तो इसमें यही दो बात याद रखना होता है क्या, कि श्रेणी क्रम समायोजन में आपको यही बात याद रखना है क्या, कि श्रेणी क्रम समायोजन में जो है, श्रेणी क्रम समायोजन में प्रत्येक संधारित्र पर, श्रेणी क्रम समायोजन में प्रत्येक संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर एक समान आवेश रहता है, प्रत्येक संधारित्र पर एक समान आवेश रहता है। मतलब आवेश हर कैपेसिटर पर क्या होगा, एक समान रहेगा। और अगर ध्यान से देखिएगा, और अगर ध्यान से देखिएगा, तो अगर ध्यान से देखिएगा तो आप ये पाइएगा क्या, कि ये जो है संधारित्र वो अलग अलग बिंदुओं के बीच में है। ये जो दो संधारित्र है या दो से अधिक संधारित्र है वो अलग अलग बिंदुओं के बीच में है। और आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच का विभव हमेशा क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जब अलग अलग बिंदुओं के बीच में है इसका मतलब इसका विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मान लो भाई साहब कि इसका जो विभव है वो है कितना, V1, इसका जो विभव है वो है कितना, और इसका जो विभव है वो है कितना। तो ये भी याद रखना है आपको क्या, कि जो श्रेणी क्रम समायोजन में होता है वो प्रत्येक संधारित्र का जो विभव होता है इसमें, वो विभव क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र का विभव अलग अलग होता है। प्रत्येक संधारित्र का विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। यही बस दो पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रत्येक संधारित्र का विभव अलग अलग होता है और आवेश प्रत्येक संधारित्र का क्या होता है, एक जैसा। तो अगर मान लीजिए, एक मिनट रुक जाओ, क्या ये अलग अलग एक कैपेसिटर का, ठीक ना, एक कैपेसिटर का आवेश बदलेगा तो विभव बदलेगा, धारिता नहीं बदलेगा। इसका धारिता C1 फिक्स तो फिक्स, इसका धारिता C2 फिक्स तो फिक्स, इसका धारिता C3 फिक्स तो फिक्स। अब इस पर आवेश बदलेगा तो इसका विभव भी बदलेगा, लेकिन ये अपने मैक्सिमम आवेश पर अभी चल रहा है, क्यू पर। तो उस समय में मान लिए क्या कि इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, और इसका विभव कितना है, V3 है। तो भाई साहब ये बताओ कि विभव जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मास्टरपीस है, ये सप्लायर है ये। और ये क्या किया, इस तीन आदमी को अपना विभव सप्लायर किया, एक को दिया V1, दूसरे को दिया V2 और तीसरे को दिया। तो विभव के बारे में जानते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आप बताइए कि कुल विभव भी बराबर जो होगा ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। यहां से देखिए कि अगर C1 इक्वल टू आपको चाहिए तो C1 इक्वल टू Q बाई इसका विभव V1 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, लिखिएगा।
और अगर यहाँ से आपको V1 चाहिए तो V1 इक्वल टू Q/C1 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, लिखिएगा। इसी तरीके से यहाँ से देखिए, अगर आपको V2 चाहिए तो V2 बराबर आवेश है Q और कैपेसिटेंस है C2, Q/C2 लिखिएगा कि नहीं। अगर यहाँ पर आपको लिखना है V3 तो V3 बराबर ये बताइए कि Q/C3 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। अब मान लीजिए कि ये तीनों संधारित्र मिल करके एक संधारित्र बनाना है। इस तीनों संधारित्र को मिला करके क्या करना है, एक संधारित्र बनाना है। तो भाई अगर इस तीनों संधारित्र को मिला करके हमको एक संधारित्र बनाना है जिसका कैपेसिटेंस मान लो कितना, जिसका कैपेसिटेंस मान लो कितना C है और इसका पोटेंशियल कितना है V है, तो ये बताओ कि अगर इस पर आवेश रहेगा +Q और -Q तो हम लोग यहाँ से C इक्वल टू Q/V लिखेंगे कि नहीं, और V इक्वल टू Q/C लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। अब इस सारे का वैल्यू V1, V2, V3 और V का वैल्यू आप इसमें क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो जब इसमें पुट करिएगा तो ये देखिए कि ये V बराबर कितना है, V1 + V2 + V3। V का वैल्यू आपने कितना निकाला है Q/, V1 का वैल्यू कितना निकाला है Q/, V2 का वैल्यू कितना निकाला है Q/, V3 का वैल्यू कितना निकाला है C3। सब में से देखिए कि ये Q/C है तो इक्वल टू इस सारे में से Q कॉमन आ जाएगा कि नहीं, Q कॉमन आ जाएगा तो इसमें कितना बचेगा 1/C1 प्लस कितना 1 प्लस कितना 1। अब देखो यहाँ Q को जब इधर लेके आओगे तो ये Q/QC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, या अगर और भी रहता तो और भी डॉट 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 जाता। तो यहाँ से देखिए कि Q से Q कैंसिल होगा और 1/C इक्वल टू कितना बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप अगर इसको रेजिस्टेंस से देखेंगे तो रेजिस्टेंस में जो श्रेणी क्रम में चीज होता था वो यहाँ समानांतर क्रम में हो रहा है, और जो यहाँ श्रेणी क्रम में हो रहा है वो वहाँ समानांतर क्रम में होता था। समानांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ते थे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता है, लेकिन जब धारिताओं को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब ये कहानी आती है। समझ में आ रही है बात। तो अगर आपसे क्या कहे, अगर आपसे क्या कहे, अगर आपसे कहे क्या कि दो धारिता को, देखो ये बहुत आसान चीज है, बस याद क्या रखना है कि भाई अगर धारिताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रत्येक का जो है सो आवेश एक समान होगा और प्रत्येक पर विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों कि हर संधारित्र दो अलग अलग बिंदुओं के बीच में है, और दो अलग अलग बिंदुओं का जो विभवांतर होता है वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। लेकिन प्रत्येक का जो विभव का आप सम कीजिएगा तो ये कुल विभव के बराबर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो कुल विभव के बराबर में आना चाहिए। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों कि यही ऐसी माता है जो सबको खाना खिला रही है, तो सबके खाना का जो योग होगा माता के पास कुल कितना खाना है उसके बराबर में होगा कि नहीं होगा। तो ये विभव इसका भी है तो सारा विभव के सम के बराबर में हो गया। अब आप कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या जानते हैं, C इक्वल टू Q/V। तो इसका कैपेसिटेंस C1 है मतलब Q/V1, C2 है तो मतलब Q/V2, C3 है मतलब Q/V3। तो इससे निकाल रहे हैं कि V1 Q/C1 निकल रहा है, V2 Q/C2 निकल रहा है, V3 Q/C3। अब कह रहे हैं क्या कि ये तीनों मिलकर के एक साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो मान लीजिए एक साथ व्यवहार किया जिसका धारिता कितना C, तो C धारिता रहा भाई, तो C इक्वल टू Q/V लिखोगे तो V इक्वल टू Q/C हो जाएगा कि नहीं। अब इस V का वैल्यू V1 V2 और V3 का वैल्यू जब इस इक्वेशन में रख दोगे तो इस इक्वेशन में रख दोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा कितना 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। और देखिए इसी में कि अगर आपसे कह दे, अगर आपसे कह दे क्या कि इस बार हमको दो ही कैपेसिटर को जोड़ना है श्रेणी क्रम में, दो ही कैपेसिटर को जोड़ना है किसमें, श्रेणी क्रम में, और इसको जोड़ दिए हैं ऐसे बैटरी के साथ, इसको जोड़ दिए हैं ऐसे बैटरी के साथ जिस बैटरी का विभवांतर कितना है, जिस बैटरी का विभवांतर है मान लीजिए कितना V। इसका कैपेसिटेंस कह दिया C1 और इसका कैपेसिटेंस कितना कह दिया C2। तो कहा क्या कि बताइए कि इस दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। आपको क्या कहा कि इसका तुल्य प्रतिरोध, जैसे वहां पढ़ते थे ना, ऐसे ही आपसे यहाँ पर पूछे कि तुल्य धारिता कितना होगा, है ना। तो तुल्य धारिता के लिए आप क्या जानते हैं, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1 कितना C1 C2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा C1 इंटू C2, और इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा C2 प्लस
C1, ये 1/C इक्वल टू आया कितना, C1 C2। अब देखो कि 1/C इक्वल टू कितना आया है, C2 प्लस C1 बाई कितना, C1 C2। इसको अगर पलट दोगे तो ये C हो जाएगा, और इसको अगर पलट दोगे तो C1 C2 बाई C1 प्लस कितना, C2। यही हो जाएगा क्या, तुल्य प्रतिरोध। बात समझ में आ रहा है क्या? श्रेणी क्रम समायोजन का कोई परिभाषा नहीं है, किसी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं, खाली रिजल्ट याद रखिए ना, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। श्रेणी क्रम समायोजन का क्या, सीधे लिखिएगा आप अपने मन से कि धारिता के एक टर्मिनल को अगर दूसरे धारिता के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार से बना समायोजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। लिखिए दीजिए, इतने बेशरम हो गए, काहे पढ़ते हैं आप लोग। यहाँ पर पेज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम समायोजन। तो क्या नया लिख दिए इसमें, क्या बोले, एक बार फिर से। चल आज यही पढ़ते हैं, है ना, पढ़ने के लिए। क्या बोले, किसी भी संधारित्र के एक सिरा को दूसरे संधारित्र के दूसरे सिरा तथा दूसरे संधारित्र के तीसरे संधा तथा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे को, यहाँ पर पहले सिरे को तीसरे संधारित्र के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं, और इस क्रम में डॉट 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 चलते रहते हैं। तो इस प्रकार के समायोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन। ये है पहला संधारित्र, इसका ये पहला ये दूसरा, इसका ये पहला ये दूसरा, इसका ये पहला ये दूसरा सिरा, दूसरे सिरे को पहले से, फिर दूसरे को पहले से, फिर दूसरे को पहले से, फिर दूसरे को पहले से जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए, जो समायोजन बना उसको क्या बोले। नहीं समझ में आए ना तो बचपन में स्कूल में हाथ पकड़ करके खड़ा होते थे ना मानव श्रृंखला में, वही श्रृंखला याद कर लीजिएगा, श्रेणी क्रम समायोजन है, ठीक ना। गर्लफ्रेंड से जो हग करते हैं, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर, वो पैरेलल समायोजन होता है। चलिए, तो श्रेणी क्रम समायोजन पे तो आप लोगों का ध्यान नहीं रहता है, हमेशा समानांतर समायोजन के फेर में रहते हैं। लिखिए, वो भी आएगा सर। चलो, इतना क्लियर है। अब देखिए हम लोग बात कहाँ पर कर रहे थे, बात कर रहे थे क्या कि यदि दो कैपेसिटर हो अलग अलग कैपेसिटेंस का तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अब देखो कि यदि ये दोनों, यदि क्या हो जाए इसी में, यदि क्या हो जाए, तो यदि C1 बराबर C2 बराबर कितना हो जाए, C हो जाए,
तो यदि C1 बराबर C2 बराबर C हो जाएगा, तब जो तुम C इक्विवेलेंट लिखोगे वो कितना लिखोगे? देखो C1 के जगह पर भी C, और C2 के जगह पर भी कितना, और C1 के जगह भी C2 के जगह भी C। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा C स्क्वायर बाई कितना, एक C से स्क्वायर कट जाएगा, यानी तब जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा C बाय। ये सब याद रखिएगा कि दो एक जैसा संधारित्र रहे, समांतर क्रम में जुड़े रहे, तो जो तुल्य धारिता होता है वो कितना होता है C बाय। अलग अलग रहे तो दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम। ठीक ना? इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा तो बढ़े आगे। आगे बढ़ते हैं किस पर? समानांतर क्रम समायोजन पर। अब लिखेंगे समानांतर क्रम समायोजन। समानांतर क्रम समायोजन यदि प्रत्येक संधारित्र के एक सिरे को, यदि प्रत्येक संधारित्र के एक सिरे को एक जगह तथा दूसरे सिरे को एक जगह जोड़ दिया जाता है, एक जगह जोड़ दिया जाता है, तो यह समायोजन समानांतर क्रम समायोजन कहलाता है। तो यह समायोजन समानांतर क्रम समायोजन कहलाता है। अब देखो इसमें समानांतर क्रम समायोजन कहलाता है। अब देखो क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि दो या दो से अधिक संधारित्र होगा। मान लो ये है 3 संधारित्र, ठीक है? इस तीनों संधारित्र का सिरा कितना होगा? सब में दो दो सिरा, सब में दो दो सिरा होगा। कह रहा है क्या कि इस सारे सिरे को आप पकड़ करके एक जगह पर जोड़ दीजिए। इस सारे सिरे को क्या करिए? पकड़ करके एक जगह जोड़ दीजिए, और दूसरे वाले सारे सिरे को भी क्या करिए? एक जगह जोड़ दीजिए। देखो सबका पहला सिरा एक जगह जुड़ गया और दूसरा सिरा भी क्या हुआ? तो इस तरह का जो समायोजन कहलाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, इसका विभवांतर भी है, तो आपको याद ये रखना है कि समानांतर क्रम समायोजन में देखिए प्रत्येक कैपेसिटर दो निश्चित बिंदु ए और बी के बीच में है। तो किसी भी दो निश्चित बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब इसका भी विभवांतर कितना भी, इसका भी विभवांतर कितना भी, और इसका भी विभवांतर कितना। समझ में आ रहा है बात? अब देखो कि आवेश यहां से प्रवाह करेगा Q के रूप में। अब यहां से 3 भाग में ये बढ़ जाएगा, 3 रास्ते पर बढ़ जाएगा। यहां से 100 आदमी चले और यहां से 3 रास्ता है, तो सब रास्ते पे कुछ कुछ आदमी बढ़ जाएंगे। तो मान लो कि इस पर जो आवेश आया वो प्लस Q1 माइनस Q1, इस पर जो आया वो प्लस Q2 माइनस Q2, और इस पर जो आया वो प्लस Q3 और माइनस Q3। बात समझ में आ रहा है? तो समांतर क्रम के लिए आपको हमेशा याद रखना है क्या कि इसमें प्रत्येक संधारित्र का, इसमें जो है तो क्या होता है? प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर एक समान होता है। प्रत्येक संधारित्र का क्या होता है? विभवांतर समान होता है। विभवांतर समान होता है। और आपको दूसरी बात ये याद रखना है क्या कि प्रत्येक पर आवेश का परिमाण क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रत्येक पर आवेश का परिमाण क्या होता है? आवेश का परिमाण अलग होता है, अलग होता है। तथा ये भी याद रखिएगा, तथा कुल आवेश जो है ये प्रत्येक आवेशों के योग के बराबर होता है। इसको अभी समझना है। प्रत्येक आवेशों के योग के बराबर होता है। प्रत्येक आवेशों के योग के बराबर होता
है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि मान लो कि अपने पास 3 संधारित्र है, 3 संधारित्र है, कैसा भाई, ऐसा, ठीक ना। अब इस तीनों संधारित्र का मान लो कि इसका जो कैपेसिटेंस है, इस तीनों संधारित्र का जो मान लो इसका कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है। तो अलग अलग है, मान लीजिए ये C1, ये C2 और ये C3। अब देखिए कि इस तीनों का कैपेसिटेंस आपको अलग अलग दिया हुआ है, क्या, C1, ये C2 और ये कितना, C3। आपको कह रहा है कि इस तीनों के एक सिरे को क्या करिए, आप एक जगह पर जोड़ दीजिए। इस तीनों के एक सिरे को आप क्या करिए, एक जगह पर जोड़ दीजिए, और दूसरे सिरे को आप क्या करिए, तीनों के दूसरे सिरे को आप क्या करिए, एक दूसरे जगह पर जोड़ दीजिए। तो इस तरह से जो आपको समायोजन मिलेगा, इस समायोजन को हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर क्रम समायोजन कहेंगे। अब इस समायोजन में आपको क्या बोले कि इस दोनों पर जो आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो आवेश अलग अलग, -Q2 और +Q2, इस पर कितना, +Q3 और कितना, इस पर -Q3। और ये भी बोले हैं कि आपको इसका जो विभवांतर रहता है हर जगह वो कैसा रहेगा, आपको एक समान रहेगा। यही चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो अगर मान लीजिए कि इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाए, एक बैटरी से इसको जोड़ दिया जाए जिस बैटरी का विभवांतर कितना है, V। तो पहले वाले के लिए आप देखिए कि इस पहले वाले के लिए C1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, Q1 बाई कितना, V लिखिएगा। तो यहाँ से अगर आपको लिखना पड़े Q1 इक्वल टू, तो कितना लिखिएगा, C1 लिखिएगा कि नहीं। ऐसे ही अगर इसके लिए आपको लिखना पड़े तो यहाँ से ये बताइए आप कि Q2 इक्वल टू जो लिखिएगा ये C2 भी लिखिएगा कि नहीं। यहाँ का कैपेसिटेंस C2 और विभवांतर कितना। और यहाँ से अगर आपको लिखना पड़े तो ये बताइए कि Q3 इक्वल टू C3 भी लिखिएगा कि नहीं। अब मान लीजिए कि इस तीनों कैपेसिटर को मिला करके एक नया कैपेसिटर बना जिसका कैपेसिटेंस है कितना, C, जिसका कैपेसिटेंस है कितना, C। इस पर आवेश रहेगा +Q और कितना, -Q। तो अगर यहाँ से आप लिखना चाहेंगे C इक्वल टू, तो कितना लिखेंगे, Q बाई, और Q इक्वल टू जो यहाँ से आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे। अब देखिए कह रहा है क्या कि जो कुल आवेश है वो प्रत्येक आवेश के सम के क्या होगा, बराबर में होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो Q बराबर होगा वो Q1 + Q2 + Q3 के बराबर में होगा। यही तो है चार्ज का कंजर्वेशन, क्या कि चार्ज अलग अलग जगह बट गया उससे मतलब नहीं है, फिर जब सारे को जोड़ेंगे तो किसी भी तरह के आवेश का नुकसान नहीं होगा, मतलब कुल आवेश प्रत्येक आवेशों के योग के बराबर में होगा। अब देखो कि Q के जगह पर भाई C भी निकाले हुए हैं, तो Q का मान कितना रख देंगे, C भी, Q1 का वैल्यू C1 भी, Q2 का वैल्यू C2 भी, और Q3 का वैल्यू C3 भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस CV में से, इस सब में से V कॉमन कर लीजिएगा तो C1 + C2 + C3 आएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, और C इक्वल टू कितना बचेगा, C1 + C2 + C3। ये समानांतर क्रम समायोजन में आ रहा है, जो प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम समायोजन में आता था, R इक्वल टू R1 + R2 +। याद बस इतना रखिएगा, आपको बचपन में प्रतिरोध वाला कहानी याद होगा, तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का उल्टा कहानी इसमें होता है। श्रेणी क्रम समायोजन के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/C इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 लिखते हैं, और अगर समानांतर क्रम समायोजन के लिए लिखते हैं तो C इक्वल टू कितना लिखते हैं, C1 + C2 + C3। अब देखिएगा कि ये जो है श्रेणी क्रम समायोजन में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो श्रेणी क्रम समायोजन होता है और जो समानांतर क्रम समायोजन होता है, तो आप देखे होइएगा कि जब सीरीज में हम लोग प्रतिरोधों को जोड़ते थे तो तुल्य प्रतिरोध जो है तो प्रत्येक प्रतिरोध से ज्यादा मिलता था। जैसे अगर ध्यान हो तो ये रेजिस्टेंस एक मान लो, ये रेजिस्टेंस एक मान लो, और ये रेजिस्टेंस एक मान लो, ये 1 ओम का, ये 2 ओम का, और ये 3 ओम का। तो इस तीनों को मिला करके जब तुम एक रेजिस्टर बनाओगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा, 6 ओम मिलेगा। और ये 6 ओम का जो प्रतिरोध है वो 1 से भी ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है, और 3 से भी ज्यादा है। लेकिन अगर तुम दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम समायोजन में जोड़ते थे, तो समानांतर क्रम समायोजन में जब तुम जोड़ते थे तो तुमको याद होगा कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध मान लो ये है कितना, 3 ओम, और ये है कितना, 6 ओम, ठीक ना।
तो इसका जो तुम 1/r लिखोगे वो कितना लिखोगे, 1/3 प्लस कितना, 1 बाय कितना हो जाएगा एलसीएम 6, 2 प्लस 1 यानी 3/6, यानी कि ये आ जाएगा कितना 1/2। तो 1/r इक्वल टू 1/2, तो r बराबर कितना आएगा, ये देखो कि ये प्रत्येक से क्या है, कम है। तो श्रेणी क्रम समायोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता था वो प्रत्येक से ज्यादा होता था, और समानांतर क्रम समायोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है ये प्रत्येक से क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा किसमें, संधारित्र में। तो श्रेणी क्रम समायोजन में जो है सो प्रत्येक का धारिता तुल्य धारिता से क्या होगा, अधिक होगा, है ना, या तुल्य धारिता जो है सो प्रत्येक धारिता से क्या होगा, कम। बात समझ में आ रहा है, क्यों कि उसमें ना श्रेणी क्रम में इसमें R1 प्लस R2 होता है, उसमें 1 बाय ये वाली कहानी होती है उसमें श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में ये वाली कहानी होगी क्या कि तुल्य धारिता प्रत्येक धारिता से क्या होगी, कम। और समानांतर क्रम समायोजन में ये होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें जो तुल्य धारिता होगी वो प्रत्येक धारिता से क्या होगी। बात समझ में आ रहा है, तो इसको आप लोग एक पॉइंट करके लिखिएगा, क्या, ये पॉइंट करके लिखिएगा कि श्रेणी क्रम समायोजन में, श्रेणी क्रम समायोजन में जो है, श्रेणी क्रम समायोजन में तुल्य धारिता जो होता है, ये तुल्य धारिता प्रत्येक धारिता से, प्रत्येक धारिता से कम होता है, प्रत्येक धारिता से क्या होता है, कम होता है। क्यों कि भाई इसमें श्रेणी क्रम में हम लोग 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 करके लिखते हैं। तो 1 बाय वाले में जो है तो देखो कि जो तुल्य धारिता आएगा वो प्रत्येक धारिता से क्या आएगा, कम आएगा। और समानांतर क्रम समायोजन में, और समांतर क्रम समायोजन में जो है, तो समांतर क्रम समायोजन में, समांतर क्रम समायोजन में जो है तो आपका जो तुल्य धारिता होगा, ये तुल्य धारिता क्या होगा, तुल्य धारिता प्रत्येक धारिता से अधिक होगा। क्या होगा, प्रत्येक धारिता से अधिक होगा। अब याद होगा आपको, अब याद होगा आपको कि जब रेजिस्टेंस पढ़े थे तो हम लोग इस पर खूब सारा क्वेश्चन किए थे, ठीक ना, खूब सारा क्वेश्चन किए थे। तो आज ये कैपेसिटर का थ्योरेटिकल पोर्शन लगभग खत्म हो गया, बस एक ही बचा है थ्योरेटिकल पोर्शन में, क्या कि अगर संधारित्र के बीच में जो है तो हम लोग अलग अलग तरह का मटेरियल मीडियम डालेंगे तो संधारित्र के धारिता पर क्या असर पड़ेगा और कैसे निकालेंगे। अब बस बच गया है कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करना ढेर सारा। तो जैसे आप रेजिस्टेंस में करते थे सर्किट सॉल्व, तुल्य प्रतिरोध निकालते थे ना, ये फॉर्मूला लगा के ये फॉर्मूला लगा करके निकालते थे ना, ऐसे ही अब कैपेसिटर में भी हम लोगों को क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये चीज आपको अगले चैप्टर में भी सर्किट सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो अगले दिन हम लोग, अगले एक दिन नहीं, अगले 2-3 दिन हम लोग खाली सवाल कर करके इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, आप लोग जाकर के किताब पलटिए और सवाल बनाइए। और ध्यान रहे ये बात कि जब मन होगा तब पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर पूछेंगे, और जम के पूछेंगे और जम के पीटेंगे, ठीक ना। अब वो पुराने वाले नहीं, क्या सर प्यार मोहब्बत वाली बात, सब दिन अगर प्यार मोहब्बत से तुमको रखोगे ना तो धीरे धीरे तुम प्यार मोहब्बत में बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए जरूरी है कि डंडा पड़े, ठीक है। और पड़े तो अब धीरे धीरे इमोशन खत्म है अपने अंदर से, अब कोई इमोशन नहीं कि बच्चा है कैसे मारे, तुम लोग बच्चा है, हाँ।
हेलो।